1 लाख रुपए की इनकम वाला आदमी 70 लाख का घर जो है वो आराम से खरीद सकता है। बिकॉज ये क्या मुझे एक घर ओन करना चाहिए या फिर रेंट पे ले लेना चाहिए? और इंटरनेट पे तो इस चीज़ ने बवाल मचा के रखा है, रेंट या घर लेना चाहिए। भाड़े के घर पे या रेंट के घर पे रह रहे हो तो आप कभी भी उसको अपनी तरह नहीं सजा सकते। और मैं अगर पैसे कमा रहा हूँ और अगर मैं अपनी वाइफ को या पेरेंट्स को, अगर मैं उनको या अपने बच्चों को वो एटमॉस्फेयर ही नहीं दे पा रहा हूँ अपने घर पे, तो उस पैसे कमाने का क्या मतलब? फिर तो मैं घूमना भी छोड़ दूँ और अपना सारा पैसा कहीं और इन्वेस्ट ही कर दूँ। इंसान घर खरीदने जा रहा है तो इंडिया में बेसिकली ये रहता है कि रहने के लिए तो ले रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो टेकिंग इट एज एन एसेट। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और सही दिशा में या सही जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। की भी राय लेना चाहूँगा कि क्या SIP सही है या रियल एस्टेट सही है। रियल एस्टेट की जब भी बात होती है ना, ब्लैक मनी की बहुत बात होती है कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में तो ब्लैक मनी का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया पे। यू वोंट बिलीव कि वी हैव लॉट्स ऑफ होम बायर्स जिनकी नई नई शादी हुई है, दे आर 27, 28, 29 एंड दे हैव स्टिल बॉट द प्रॉपर्टी। घर एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी का आज के समय एक सपना होता है कि यार मेरा खुद का एक घर हो। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं लोगों के दिमाग में। पहला कन्फ्यूजन ये होता है कि यार अपनी सैलरी कम है तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब आज के टाइम पे किसी की 80,000 1 लाख रुपए सैलरी भी होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में दुविधा रहती है कि हम कैसे अफोर्ड कर सकें। फिर कुछ लोगों का सवाल होता है कि रेंट पे लें या फिर सही में खरीद लें। फिर कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि यार चलो ठीक है, अपन एक घर तो लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन किस तरह से सही जगह पे सही घर ले सकते हैं। अगर आप लोग भी उनमें से एक हैं जिनके दिमाग में इस तरह के सवाल आते हैं, तो ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट केवल आप लोगों के लिए, बिकॉज A to Z आपको आज के समय रियल एस्टेट स्पेसिफिकली घर अगर आपको लेना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है। और उसके लिए मैं एकदम सही शख्स को लेके आया हूँ, अंकित अग्रवाल जी, हाउसी से। सो अंकित जी, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल, नमस्कार, थैंक यू, बहुत अच्छा हो। सो अंकित जी, मैं आपकी जर्नी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं सीधे मुद्दे पे आना चाहूँगा ताकि हमारी ऑडियंस को हेल्प हो। मुझे एक चीज़ बताइए, एक सिचुएशन लेते हैं। किसी व्यक्ति की अगर आज के समय पे 1 लाख रुपए सैलरी है महीने का, ठीक है? और हम वो सब अभी टैक्स वैक्स ये सब नहीं देख रहे, एक समझ रहे हैं नेट इनकम आ रही है मेरे पास, 1 लाख रुपए मेरे खाते में आ रही है। अब ये व्यक्ति आज सोच रहा है, लेट्स से इसकी उम्र कुछ 28-29 है, आज के समय पे हो जाती है कि एक डिसेंट कॉलेज से निकले, एक्सपीरियंस करके ही हो गए। अब ये 28-29 ईयर ओल्ड इंसान है जिसका 1 लाख रुपए सैलरी है, ये किस तरह से प्लानिंग करे अगर उसको एक खुद का एक घर लेना? बिकॉज देखिए इंडिया में तो ये आज के समय पे भी क्या, पहले समय से हम बोले जा रहे हैं कि ज़रूरी है एक घर लेना। तो किस तरह से प्लानिंग की जाए, आप प्लीज़ बताइए। सो देखिए कैसा है कि एक थंब रूल है, लोग अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो अगर 1 लाख रुपए की सैलरी है किसी की, तो बेयर मिनिमम आप ये समझ सकते हैं कि वो 50% ऑफ इनकम वो एक ईएमआई दे सकता है। 50% अपना वो ईएमआई दे सकता है। इट मीन्स 1 लाख रुपए अगर उसकी सैलरी है तो वो 50,000 रुपीज़ की ईएमआई दे सकता है। 50,000 की ईएमआई अगर आप दे रहे हैं और एक 25 ईयर्स का भी टेन्योर पकड़ें आप, क्योंकि 28-29 साल अगर हम पकड़ते हैं तो 25 ईयर्स का भी टेन्योर पकड़ें तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपीज़ का वो घर जो है, वो अगर 70 लाख का भी लोन लेता है तो उसकी एक 49 से 50,000 मतलब 70 लाख का वो घर ले सकता है अगर वो कैलकुलेशन करे। बिकॉज अगर वो घर लेगा तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर आपको खुद भी कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो 5 to 10% आपको खुद भी अपना तरफ से पे करना है, तो बाकी का 60-65 लाख रुपीज़ आपका लोन रहेगा। तो उसमें 50,000 रुपीज़ जो है आपकी वो ईएमआई रहेगी। तो वो आराम से 1 लाख रुपए वाला आदमी 1 लाख रुपए की इनकम वाला आदमी 70 लाख का घर जो है वो आराम से खरीद सकता है। बिकॉज ये अंडर कंस्ट्रक्शन की मैं बात बता रहा हूँ। बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ईएमआई आपकी इमीडिएट चालू नहीं होती। जो ईएमआई है वो डिसबर्स अमाउंट पे चालू होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 70 लाख का एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर बुक किया, बट अभी वो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो अभी तक उसका काम मान के चलिए सिर्फ 30% हुआ है। तो अभी तक उसका सिर्फ 21 लाख का ही काम हुआ है। तो अगर बैंक डिसबर्स भी करेगी तो 20 लाख में से आपने कुछ डाउन पेमेंट दिया तो मान के चलिए 5 लाख आपने खुद दे दिया, तो 16 लाख रुपए ही बैंक जो डिसबर्स करेगी। तो आपकी जो प्री ईएमआई है उस 16 लाख में ही आपकी अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 हज़ार रुपए रहेगी। और वो धीरे धीरे बढ़ते 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 3 साल बाद जब आपको पोजीशन डिलीवर होगा तब जाके वो 50,000 तक रीच कर पाएगी, जो कि आपकी ईएमआई रहेगी।
तब तक तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। जो ओके, 1 लाख वाला है करेक्ट। उसकी भी अगर 10% भी पकड़े तो 1 30 पहुंच जाएगी। उससे ज़्यादा ही होती है। जी। तो वो आराम से 50-60 हज़ार 50 हज़ार रुपये की जो ईएमआई दे सकता है। तो फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी 1 लाख रुपए की इनकम में 70 लाख का घर आराम से परचेज किया जा आराम से। सकता है। तो इसी से ना मेरा एक दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि आपने ये तो कह दिया कि 1 लाख रुपए पे अपन एक 70 लाख का घर ले सकते हैं, 60-70 लाख का घर ले सकते हैं। लेकिन ना एक बहुत बड़ा विवाद चलता है मार्केट में कि क्या मुझे एक घर ओन करना चाहिए या फिर रेंट पे ले लेना चाहिए? और इंटरनेट पे तो इस चीज़ ने बवाल मचा के रखा है, रेंट या घर लेना चाहिए। अब क्या होता है कि एक आम इंसान तो अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से ज्ञान देता है। आप बिकॉज़ उस साइड से आ रहे हो जिसने पूरे इस मार्केट को देखा है, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड आपके हिसाब से क्या चीज़ सही होती है? तो देखिए ये जो बात है ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे को भी पता है कि मेरे बिजनेस में मेरे फंड्स की रिक्वायरमेंट है और मैं पैसा नहीं निकाल सकता अपने बिजनेस से, या कोई भी काम कर रहा हूँ जहाँ मेरे को अभी पैसे की ज़रूरत अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए ज़्यादा है, तो मैं बिल्कुल रेंट पे रह सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को अभी, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट, आज अगर आप 70 लाख या 1 करोड़ का भी घर ले रहे हो तो आपको अपनी तरफ से 15 लाख रुपए होने चाहिए। उसके बगैर आप घर नहीं ले सकते। तो अगर आप उतना पैसा नहीं निकाल सकते हैं अभी, तो आप रेंट पे रहिए, कोई बात नहीं। बट अगर आप एक नॉर्म अच्छी खासी सैलरीड जॉब कर रहे हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ से, यू आर सेटल्ड इन योर लाइफ, या आप बिज़नेस भी कर रहे हो, आप सेटल्ड है उसमें, तो डेफ़िनिटली आपको घर खरीदना चाहिए। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आज हम काम कर रहे हैं या कोई भी एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, वो ये सोच के काम कर रहा है कि भई मेरी फैमिली अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे। और अगर मैं कमा रहा हूँ और मेरी इनकम अच्छी है, अगर मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं दे सकता कि कल को कुछ भी हो जाए, मेरे को हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी जॉब चली जाए, मेरा बिज़नेस बंद हो जाए, बट मेरा घर तो है। आज लॉकडाउन में भी आपने ये देखा था कि जिनके घर खुद के थे, दे आर एटलीस्ट रिलैक्स कि चलो भाई मेरे को मेरे घर से कोई नहीं निकालेगा। बट जो रेंट पे थे उनका तो सारी सब कुछ खत्म हो गया उनका, क्योंकि उनको तो रोड पे आ गए कि मैं कहाँ जाऊँ? एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो जब आप रेंट पे रहते हो, तो क्या होता है कि आपका रेंटल एवरी मंथ इंक्रीज़ होता है। मतलब आज बैंगलोर की मार्केट में अगर आप देखेंगे तो लैंडलॉर्ड्स आर इंक्रीजिंग रेंट बाय 30% एनुअली। मतलब 30,000 रुपए का जो रेंट था इस साल, अगले साल वो 40,000 रुपए माँग रहा है। ये एक बात है। तो आपकी जो ऑन आउटगोइंग्स है, जो आपके पैसे जा रहे हैं रेंट पे, वो भी आपका जो है इमीडिएट बेसिस में इंक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि आप स्थिर नहीं हो। कभी भी आपका लैंडलॉर्ड आके आपको बोल सकता है कि भई मेरे को घर बेचना है या मैं खुद शिफ्ट होना चाहता हूँ, आप घर खाली कर दो। मतलब आपको शिफ्टिंग का भी इश्यू है। मतलब अगर आप कमा रहे हो, आप घर कमा आप आपने इनकम करी है क्योंकि आप पीसफुल ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हो। अब उसमें आपका रेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। आपको कल कोई उठ के आके बोल दिया कि नहीं भाई मेरे को 1 साल का लॉक इन है, लॉक इन के बाद आपको बोल दिया कि नहीं भाई मेरे को घर नहीं देना है। फिर आप अपना घर पैक करके शिफ्ट करो, तो ये एक दिक्कत है। तीसरी दिक्कत एक सबसे बड़ी बात है कि होम इंटीरियर्स, मतलब आप जो अगर भाड़े के घर पे या रेंट के घर पे रह रहे हो, तो आप कभी भी उसको अपनी तरह नहीं सजा सकते। और मैं अगर पैसे कमा रहा हूँ और अगर मैं अपनी वाइफ को या पेरेंट्स को, अगर मैं उनको अभी अपने बच्चों को वो एटमॉस्फेयर ही नहीं दे पा रहा हूँ अपने घर पे, तो उस पैसे कमाने का क्या मतलब? फिर तो मैं घूमना भी छोड़ दूँ और अपना सारा पैसा कहीं और इन्वेस्ट ही कर दूँ। तो होम इंटीरियर्स भी आप, क्योंकि और आप बहुत लोग इस पे ये भी बोलते हैं कि मैं फर्निश्ड घर ले लूँगा। फर्निश्ड घर इज़ लेस देन 5%। मैक्सिमम जो घर आपको रेंट पे मिलते हैं, वो सारे अनफर्निश्ड रहते हैं और फर्निश्ड भी वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं होते। चौथी चीज़ मैं आपको और एक बात बताऊँ कि ये लोग फ़ील करते हैं, भले ही बोलते नहीं होंगे, कि जब आप रेंटल पे रहते हो और जब आप कोई घर ओन करते हो, तो जिस सोसाइटी में आप रहते हो ना, वहाँ पर भी आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। आपका सोशल सर्कल, जब आप खुद ओनर हो और जब आप रेंटल हो, उस सोसाइटी में बहुत डिफरेंशिएट करता है। आपकी कोई भी से नहीं होती है सोसाइटी की कोई भी इवेंट पे, मतलब आप अपनी बात नहीं रख सकते बिकॉज़ नो वन इज़ आस्किंग यू, क्योंकि आप रेंटल पे हो। आपका वो सोशल सर्कल नहीं बनता है। नेबरहुड में आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, रेंटल का अपना है, बट स्टिल ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि लोग फेस करते हैं, बट दे डोंट ओपन अप। और ये सारी चीज़ें तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप एंड यूज़ के लिए ले लो, और जब और आप एप्रिसिएशन की भी बात करेंगे ना अगर, तो अगर आप सही से घर लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10% एनुअल कैपिटल एप्रिसिएशन, लोग रेंटल छोड़ दीजिए। मैं रेंटल की बात ही नहीं कर रहा। रेंटल इज़ जस्ट एन आपको 2.5 से 3% रेंटल आता है। वो तो आप खुद रहने के लिए देख रहे हो, तो आपको रेंटल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सही से लेंगे, अगर आप पास्ट 5 ईयर्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज़ करी है या आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करी है, तो एक एवरेज आपको 10% एनुअल कैपिटल एप्रिसिएशन मिल ही जाता है। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 साल बाद 1 करोड़ 10 लाख की हो ही जा रही है। हाँ, कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होंगे जहाँ पर आपका वो 1 करोड़ वाला 1 करोड़ 5 लाख हुआ होगा।
बट वो एप्रिसिएशन भी आपको मिल रहा है, प्लस साथ में इतनी सारी चीजें भी मिल रही है। तो अगर मैं सक्षम हूँ तो मेरे को कोई रीजन नहीं दिखता कि तो आप घर ना तो लें। मुझे एक चीज़ बताइए, जो आपने कैपिटल एप्रिसिएशन वाली बात बोली 5 से 10% के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ फैक्टर्स बताइए, क्योंकि जब एक इंसान घर खरीदने जा रहा है तो इंडिया में बेसिकली ये रहता है कि रहने के लिए तो ले ही रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो टेकिंग इट एज एन एसेट, कि कल को अगर मान लो जब मेरी आमदनी और बढ़ जाएगी, बोनस आ जाएगी, तो मैं शायद शिफ्ट करूंगा, बट एट प्रेजेंट मैं एसेट के हिसाब से भी ले रहा हूँ ताकि इसको मैं बेचूं। तो ये जो आपने कैपिटल एप्रिसिएशन बोला 5 से 10%, इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स बताइए जो कि इसको कंट्रीब्यूट करते हैं कि इसके चक्कर में यूजुअली घरों के दाम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे आजकल लोगों के मन में ये चीज़ है कि मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दूं बजाय रियल एस्टेट के, बिकॉज वहाँ पर कोई रिटर्न नहीं आता है। तो देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि आज आप देखते होंगे, स्टॉक की बात कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करें, वहाँ पर कितने सारे कोर्सेज चलते हैं आजकल कि बिल्कुल। भाई आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। बट आपने कहीं पर भी कोई भी ऐसा कोर्स देखा है जो बताए कि आप घर कहाँ से खरीदते हो, जबकि स्टॉक तो आप 1000, 2000, 5, 1 लाख का लेते हो, घर तो आप बेयर मिनिमम 30-40 लाख के ऊपर का ही बिल्कुल, लेते हो बेयर मिनिमम। बिल्कुल। फिर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि सबको ये बात पता है कि स्टॉक मार्केट में तो आपका पैसा डूब जाएगा, डूब सकता है, नहीं डूब सकता, बहुतों सेबी का खुद ही डूबता भी कहती है। है कि बिल्कुल हाँ, सबसे ज़्यादा डूब रहा है। बट रियल एस्टेट में आपको रेयर टू रेयरेस्ट सिनेरियो दिखेगा जहां पर किसी ने अगर 1 करोड़ का घर खरीदा हो और उसने 99 लाख में बेचा। बहुत रेयर टू वाओ! रेयरेस्ट ऐसे देखने मिलेंगे करेक्ट, आपको, राइट? बिल्कुल। तो हमको ये समझना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीद रहे हो, अगर आप एंड यूज से घर खरीद रहे हो तो आपको रिटर्न का कोई महत्व रखता नहीं, बिकॉज आप रहने के लिए देख रहे हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो बेयर मिनिमम आप थोड़ा सा टाइम अपना इन्वेस्ट करिए टू एनालाइज कि मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको वैसे रीजन में इन्वेस्ट करना चाहिए जो डेवलपिंग रीजन, जहां पर अभी उतना डेवलपमेंट नहीं है बट पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो। प्लस साथ में आप अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करिए। बिकॉज देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभिषेक जी, इंडिया में अभी एज प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं, इतने सारे ऐसे लॉन्चेस चल रहे हैं, न्यू लॉन्चेस चल रहे हैं, जहां पर आपको आरओआई लेना है तो आप न्यू लॉन्चेस में इन्वेस्ट करें, जहां पर बिल्डर इज इंक्रीजिंग प्राइसिंग ऑन अ वीकली बेसिस। मैं मंथ और साल की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, वीकली बेसिस में इंक्रीज हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, बिल्डर ने 1000 अपार्टमेंट्स ओपन किए, उसने 400 अपार्टमेंट पहले वीक में बेच दिए, उसने सैटरडे को बेचे, संडे को उसने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया, 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 7 लाख कर दिया, एंड स्टिल पीपल आर बाइंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप आरओआई देखें तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और सही दिशा में या सही जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छा रिटर्न आएगा। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि बिल्डर जो है ना, वो खुद भी अपने प्रोजेक्ट की अप्रिसिएशन करता है। बिकॉज अगर उसको 1000 अपार्टमेंट बेचने हैं तो वो सारे अपार्टमेंट एक प्राइस में नहीं बेचता है, बिल्कुल। राइट? उसने 400 अपार्टमेंट बेचा 100 रुपए के भाव में, फिर उसको बाकी के 300 अपार्टमेंट बेचने हैं 110, 120 रुपए के भाव में, फिर बाकी के बेचने हैं 130, 100, तब जाके उसकी एवरेजिंग आती है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो एक तो लोकेलिटी भी आपकी प्राइस इंक्रीज करेगी, बिकॉज वो लोकेशन डेवलप हो रहा है तो उसका प्राइस आपको पुश मिलेगा इंक्रीज का, प्लस वो जो प्रोजेक्ट अच्छा है तो बिल्डर भी प्राइस इंक्रीज करा, तब आपको 12% ऑन एन एनुअल बेसिस, बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अगर आप सही लॉन्च में इन्वेस्ट करते हैं, सही लोकेशंस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका ये गारंटीड है। रेंटल तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो रेंटल को कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ विदाउट, एंड इट्स लाइक एन एफडी, जहां पर आपको पता है कि आपका ये नुकसान तो होने नहीं वाला भाई। तो एक साइड तो मेरे को समझ में आ रहा है। अब मेरे ना 2 मित्र हैं, एक संजू भाई हैं, एक दीपू भाई हैं। लोग कमेंट्स में गेस करेंगे कौन है ये दोनों। और ये दोनों ना, बिकॉज़ आपने एक वर्ड बोला था, स्टॉक मार्केट वाली चीज़ बोली थी, तो एक क्लियर डिफरेंस तो मेरे को समझ में आ गया। लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि संजू भाई और दीपू भाई जो हैं, ये लोग हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि भाई एसआईपी करो, एसआईपी करो, एसआईपी करो। मैं आपसे सीधे-सीधे पूछना चाहता हूँ, मैं लोगों से भी समझना चाहूँगा, कमेंट्स में आप बताइए आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ बेटर? एंड मैं आपकी भी राय लेना चाहूँगा कि क्या एसआईपी सही है या रियल एस्टेट सही है? देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों का जो इन्वेस्टमेंट जो प्राइस ब्रैकेट है वो बहुत डिफरेंट है। एसआईपी आदमी 100 रुपये या 500 रुपये महीने की कर सकता है, बट अगर आप घर खरीद रहे हो तो आपके पास एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए जिसके बगैर आप नहीं खरीद सकते। करेक्ट। तो मैं ये बिल्कुल बोलता हूँ कि हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप स्टॉक में डालिए, एसआईपी इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट, बट साथ में आप रियल इस्टेट में भी डालिए। बिकॉज अभी आज के टाइम पे जब हम बात करें तो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है, आप जैसे बिल्कुल, देख रहे हैं, बट बिल्कुल। तो आपका जैसे बोलते हैं ना कि भाई डेट फंड में डालना है, तो उस तरीके से ये एक ऐसा डेट फंड हो गया है कि जहाँ पर आपको रिटर्न भी आएगा, आपकी खुद की प्रॉपर्टी भी होगी, वर्स्ट के सिनेरियो में आप वहाँ पर शिफ्ट भी कर सकते हो अगर आपको कल को
मतलब आपको ज़रूरत पड़ी या कुछ ऐसी चीज़ हुई, तो आप खुद फैमिली को भी लेके शिफ्ट हो सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि देयर आर लॉट्स ऑफ सिनेरियोज़ वेयरइन इट्स अ 100% विन सिचुएशन फॉर एनीवन कि कभी भी वो ले ले। तो मैं गॉट इट। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप सही जगह, सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न रिटर्न रियल एस्टेट में मिलेगा। ज़रूर मिलेगा। गॉट इट। बिकॉज़ हमने ना रियल एस्टेट की इतनी बात करी है, अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। जैसे आपकी कंपनी हाउसी, ठीक है? अब मान लेते हैं एक व्यूअर है जो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, उनको पसंद भी आ रहा है, लाइक भी कर रहे हैं, नहीं किया तो कर लीजिए। तो वो लाइक तो उसका बजट मान लीजिए, मैं एक व्यक्ति हूँ जिसका बजट है 60 लाख रुपीज़, ठीक है? मैं कुछ भी करूँगा, मैं दोस्तों यारों से लूँगा, थोड़ा मेरा डाउन पेमेंट करूँगा, थोड़ा मैं लोन लूँगा। तो पहले मेरे को ये समझाइए कि आप लोगों का मॉडल क्या है? मतलब बेसिकली अगर कोई हमको देख रहा है, मैं वैसे लोगों के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो अगर वो आते हैं हाउसी पे, तो पहली बात आपका मॉडल क्या है? उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपको कहा था मैं आपसे पूछूँगा, आप ये हाउसी के जर्नी तक कैसे पहुँचे? पहले वो एक्सप्लेन कीजिए एंड हाउ हाउसी कैन एक्चुअली हेल्प पीपल, फिर वो बताइए। सो देखिए, हाउसी की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2016 में हुई थी। एक्चुअली बेसिकली इसके पीछे एक ऐसा है कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। सो मैंने भुवनेश्वर से इंजीनियरिंग की और राइट फ्रॉम स्टार्ट बिज़नेस करने का प्लान था। भुवनेश्वर में कहाँ से? भुवनेश्वर से मैंने आईटीआर करके कॉलेज है, जी, वहाँ से जी, जी, जी। इंजीनियरिंग की है। तो मेरा पहले से ही बिज़नेस करने का प्लान था, तो मेरे को एक क्यूएसआर चेन बनानी थी, क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट की, जैसे मैकडॉनल्ड्स है वैसा जी, जी, प्लान था जी। कि भाई उसकी चेन बनानी है। तो मैंने अपने कॉलेज के सामने ही एक रेस्टोरेंट खोला था सेकंड ईयर में, बट वो फेल हुआ। फिर थर्ड ईयर में टीसीएस में प्लेसमेंट हो गया, फिर मुंबई आए। तो मुंबई में मैंने 2 महीना जॉब करी, फिर उसको छोड़ के मैंने फिर से एक क्यूएसआर रेस्टोरेंट खोला। वो थोड़ा 1 डेढ़ साल तक चला, बट फिर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। उसको मेरे को सेल आउट, मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया पूरा। रहने के लिए जगह नहीं थी, मैंने कितनी सारी रातें तो लोकल्स में बिताई। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब हम फर्नीचर सेल करते हैं ना रेस्टोरेंट का, तो मेरे को एक आदमी मिले जो खरीदने आए थे फर्नीचर को। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या कर रहे हो, क्या करोगे, बंद हो गया सब कुछ? तो मैंने बोला अभी तो कुछ है नहीं, फैमिली से बोला कि और 2 महीना दे दो वरना वापस मैं लखनऊ चला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला एक काम करो, मेरी वाइफ है जो होम लोन में काम करती है, तो तुम उसके साथ जुड़ जाओ, कुछ भी कर लो। तो उनकी वाइफ के थ्रू मैं होम लोन्स में इन्वॉल्व हुआ। और वो क्योंकि होम लोन था, तो प्रॉपर्टी अपने आप ही आ गई, क्योंकि होम लोन तो जिसको घर खरीदना है। तो वहीं से हमने बॉम्बे में एक छोटी सी जगह है नायगांव, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। एक 10 बाई 8 का ऑफिस था हमारा छोटा सा, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे करते करते आज हमारी 430 के आसपास हाँ, टीम मैंने है। एंड देखा आपके रिसर्च में। हमने जी। 8,000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल की है, 7 सिटीज़ वाओ! में हम प्रेजेंस हैं। वाओ! और मतलब 5 लाख मंथली होम बायर्स हमारी वेबसाइट पे हाउसिंग में रेगुलरली आते हैं। तो ये एक हमारी बेसिक जर्नी थी। मैं तो बुरा मत मानिएगा, मेरे को एक क्वेश्चन आया है इसमें कि ये और आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस के दिमाग में आ गई, ये सब बाकी भी प्लेयर्स हैं ना, जैसे मैजिक ब्रिक्स हो गया और भी बहुत सारे करेक्ट सारे करेक्ट। प्लेयर्स हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि उन लोगों में और आप में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? सो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज ये दीज जो जो ट्रेडिशनल पोर्टल्स हैं, ये सब जो चलते आ रहे हैं बहुत टाइम से, प्रॉपटेक में या रियल एस्टेट में कुछ चेंज आया नहीं है। तो इनमें और हमारे में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप इनके पोर्टल पे इंक्वायरी करते हो, तो वहाँ पर लिस्टिंग्स रहती है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल प्लेयर्स की, इंडिविजुअल ब्रोकर्स की। तो आप उस पर इंक्वायरी करते हो, तो आपका नंबर जो है मल्टीपल लोगों के साथ शेयर हो जाता है, एंड वो सब आपको कनेक्ट करते हैं। हाउजी में जो है वो हमारा ऐसा नहीं है। हाउजी में जो है वो, अगर मैं आपको बताऊं, तो हाउजी में जितनी भी लिस्टिंग्स होती है वो डायरेक्टली हम ही करवाते हैं। सारे डेवलपर्स लोग खुद ही डायरेक्ट लिस्टिंग करते हैं, कोई उसमें थर्ड पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप जब इंक्वायरी करते हो, तब आप ही जो है, हमारी टीम ही डायरेक्टली आपको बिल्डर से कनेक्ट करवाती है। तो वो जो एक प्लेटफॉर्म हो गया जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर से आपको कनेक्ट करवा रहे हैं, यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ पर कोई थर्ड पेयर नहीं, आप डायरेक्टली चीज़ों को देखते हो, आपको पसंद आता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन साइट विजिट का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर मतलब हमने, हमारा जैसे मैंने बताया ना, हमारा एक पॉलिसी है कि होम बायर्स फर्स्ट। मतलब हमने पूरा वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हमने पूरा ये चीज़ की, इन एवरी कन्वर्सेशन, इन एवरी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन एवरी ट्रांजैक्शन हम लोग होम बायर्स को फर्स्ट रखेंगे। इसके लिए हमारा पोर्टल ऐसा है इंडिया में पहला, जो कि हर एक प्रोजेक्ट का प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताता है। अच्छा, आप मत नेगेटिव्स भी बताते हैं। उसके लिए हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए कि भाई तुम ये क्यों बता रहे हो यार, ये मत डालो। डेवलपर से या और बहुत जगह से आए हैं कि भाई ये बिल्कुल। हटा दो, नेगेटिव हो रहा है। बट हमने उस चीज़ को फाइट किया, हमने उनको भी समझाया, देन दे ऑल्सो गेट वेरी ओपन कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम सच दिखा रहे हो। तो हमारा ये है कि भाई जो सच है, हम आपको लोकेशन टूल बताते हैं, पोथ होल है, नाला है, वहाँ पर स्लम है, क्या है जो है वो आप देखिए, आप ऑनलाइन साइट विजिट करिए, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए जैसा करना है।
अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, जो प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करें, रियल एस्टेट की जब भी बात होती है ना, ब्लैक मनी की बहुत बात होती है कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में तो ब्लैक मनी का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया पे, क्या है सीन ये? देखिए, अ, जब से रेरा आया है, तब हुँ, से हुँ। ये बात थोड़ा बिल्कुल। एक्सप्लेन कर दीजिए रेरा क्या है फुल फॉर्म रेरा में? एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट है, ये एक अच्छा, अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई थी। और जैसे हम लोगों को सेबी करती हाँ, है हाँ, वैसे ही? ओके, अराउंड, तो वो बनाई हुई है जिससे कि जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, जी, जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, सब उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में आते हैं। तो ठीक है, लाइसेंसिंग, प्रोजेक्ट्स की परमिशन सब रेरा ही देती है। तो हर एक स्टेट के अलग-अलग रेरा है, जैसे महारेरा अलग है, कर्नाटका का रेरा अलग है, सबका अलग-अलग है। तो जब से रेरा इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से जो कैश या ब्लैक मनी या जिसको हम बोलते हैं, वो 90% जो है वो पूरी खत्म हो गई है। मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। खास करके जितने भी लिस्टेड डेवलपर्स हैं या टॉप डेवलपर्स हैं, वो लोग नहीं चार्ज करते हैं। दे स्ट्रिक्टली से कि नहीं, आपको 100% वाइट पेमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ कुछ एक ऐसी जगह हैं, कुछ एक ऐसे सेगमेंट्स हैं, जहाँ पर आज भी कैश जो है वो किंग है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो रिटेल, जब आप शॉप्स की बात करते हैं, जब आप रिटेल गाले या शॉप्स की बात करते हैं, वहाँ पर आज भी अगर आप देखेंगे, कुछ टॉप डेवलपर्स को छोड़ के, बिकॉज़ वो वहाँ पर भी कंप्लीट वाइट पेमेंट ही लेते हैं। बट स्टिल जो रिटेल शॉप्स है, वहाँ पर जो है कैश काफ़ी चलता है आज भी। मतलब रिटेल शॉप खरीदने के लिए आप बोल हाँ, रहे हैं? खरीदने की अच्छा, बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप खरीदते हैं उसको, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो जैसे 1 करोड़ की शॉप है, तो उसमें अप टू 50, 55, 60% भी आपको जो है वो, मतलब ये 50% तो ये आपको ये तो मैंने अपने पुणे में भी देखा हुआ है, पिंपरी चिंचवड और उस सब पे करेक्ट, ये तो सेम वो चीज़ हो आपको रही है। कैश देना पड़ता है। वो हुँ, एक रिटेल सेगमेंट है, और बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि कैश अगर मैं दे रहा हूँ, तो क्या मेरे को प्रॉपर्टी सस्ती मिलेगी या महँगी मिलेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। कैश से ना तो आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है, ना महँगी मिलती है। जस्ट ओनली ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ कैश दिया भी, हुँ, हुँ। जो कि कोई लेगा नहीं अपार्टमेंट्स इन सब जी, में, तो कहीं अगर भूल चूक के किसी ने ले भी लिया, जी, तो उसमें आपके टैक्सेस का बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि आपका जो फ्लैट कॉस्ट है, जो एग्रीमेंट वैल्यू है, जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जी, अब आपने उसमें 10%, 11% टैक्स लग रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको 11 लाख लगा। अब करेक्ट। आपने उसमें 20 लाख कैश दे दिया, तो आपका 80 लाख का एग्रीमेंट हो गया। तब उसमें आपका 8,80,000 रुपए टैक्स लगेगा। तो आपका जो 1,20,000 रुपए का फ़ायदा हुआ, वो टैक्स, बिकॉज़ टैक्स इज़ ऑन द एग्रीमेंट वैल्यू। अगर एग्रीमेंट वैल्यू कम हो रही है, फ्लैट कॉस्ट कम हो रही है, तो उसपे आपका टैक्स का बेनिफिट जो है वो ये बच जाता है ये एक बस। बहुत इंटरेस्टिंग आपने इनसाइट दिया है। लेकिन टॉकिंग ऑफ इनसाइट मेरे को एक और चीज़ पता करनी है। जब भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं ना, तो रियल एस्टेट रिलेटेड काफ़ी स्कैम्स भी होते हैं। जिसके चक्कर में लोगों के दिमाग में थोड़ा-सा डर और भय बैठा रहता है कि यार ये सारा स्कैम हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा इसके बारे में हाइलाइट कीजिए, किस प्रकार के स्कैम्स ज़्यादातर यहाँ पर होते हैं मार्केट में और किस तरह से उससे कोप अप किया जा सकता है? सो देखिए, स्कैम्स जो हैं, उसको हम इस तरीके से समझते हैं कि कितने टाइप के स्कैम्स हो रहे हैं मेजरली। तो देखिए, सबसे पहला एक स्कैम ये है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी या बिल्डर को मैंने पैसे दिए और मेरे को पोजीशन नहीं मिला। फॉर एक्स वाई ज़ेड रीज़न, बिल्डर डिलीवरी नहीं दे पाया या मैंने फ्रॉड हो गया मेरे साथ, बट आउटकम ये है कि मेरे को पोजीशन नहीं मिल पाया। दूसरा ये होता है स्कैम कि वेयरइन जहाँ होम बायर्स को ये पता लगता है कि भाई एक फ्लैट 2-2 को बेच दिया। ये भी होता है कि भाई एक ही फ्लैट जो है वो 2-2 पता लग रहा है कि मेरे को भी बेचा है, मेरे को भी बेचा है। और तीसरा एक स्कैम जो लोगों को लगता है कि यार मेरे को बताया तो बड़ा फ्लैट था, बट जब मैं पोजीशन ले रहा हूँ तो मेरे को छोटा फ्लैट मिल गया। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। तो जो पहला स्कैम है जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि मेरे को डिलीवरी नहीं मिली। सो बेसिकली ये जो है, ये एक ही कारण से होता है, बिकॉज़ ऑफ द डेवलपर प्रोफाइल। तो हमको इससे बचने के लिए कि हम किस तरीके से ये मेक श्योर करें कि हमने जहाँ पर भी प्रॉपर्टी ली, वो हमको टाइमली डिलीवरी मिल जाए उसकी। हमको सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना है कि हम ए ग्रेड डेवलपर से ही लें। आजकल मार्केट में बहुत सारे टॉप डेवलपर्स हैं जो अच्छे डिलीवरी बनाते हैं, तो हम उन्हीं के यहाँ लें। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हाँ, वहाँ पर लोगों को लगता है यार प्राइस ज़्यादा है। यस, बिल्कुल मैं ये बोलूँगा कि उनका 5-7% या 10% प्राइस ज़्यादा रहता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि रिस्क कितना है। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप में अगर वो 5-7 लाख रुपए ज़्यादा ले रहा है, तो 7 लाख के अगेंस्ट में आप 1 करोड़ रुपए रिस्क ले रहे हो, क्योंकि आपकी पूरी एक प्रॉपर्टी अगर आप दूसरे लोगे। तो आप ये मेक श्योर करके रखें कि आप अच्छे जगह ही डेवलपर से अगर आप लेंगे ना, तो आपको कहीं पर भी ये आएगा ही नहीं कि भई मेरे को डिलीवरी नहीं मिली। ये आप ठीक बिल्कुल है। रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं, लिस्टेड डेवलपर्स हैं, प्रोमिनेंट नेम्स हैं। दूसरा, बट किसी कारणवश वो आपकी जिस लोकेशन में आपको चाहिए वहाँ पर वो डेवलपर का प्रोजेक्ट ही नहीं है। तो क्या होता है कि हर एक रीजन के कुछ डेवलपर्स होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर ये टॉप डेवलपर्स को छोड़ के अगर आप किसी डेवलपर में जा रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। बेयर मिनिमम उसने कम से कम 10 से 15 प्रोजेक्ट्स तो डिलीवर्ड करने ही चाहिए।
हो चुके होने चाहिए उसके, अदरवाइज आप उस पर पैसा मत डालो। दूसरी चीज़ कि कभी भी आप जा रहे हो प्रोजेक्ट, अगर आप किसी ऐसे डेवलपर के पास जा रहे हो जो आपको पता है कि भाई बहुत बड़ा डेवलपर नहीं है, तो आप फिजिकली खुद उनके 2 से 3 एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में विजिट करो। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे यूजर्स नहीं करते, मैक्सिमम यूजर करते ही नहीं ये चीज़। होम बायर्स जिनको उनको करनी चाहिए, हम अपने सारे होम बायर्स को बोलते हैं, हम यहाँ पर हम ले जाके दिखाते भी हैं उनको कि भाई आप इस बिल्डर के यहाँ लेने जा रहे हो, आप उनके 2-3 प्रोजेक्ट्स तो देख के आओ कि भाई कैसी डिलीवरी मिली, वहाँ बात करो कि कितना डिलीवरी टाइम बोला था और कितने टाइम में बना के दिया, प्लस साथ में आप उनके कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी देख के आओ, तो वहाँ पर भी आपको पता लगेगा कि भाई कितने साल पहले से स्टार्ट किया था या अभी स्टार्ट किया था, कितना टाइम हो गया। जब आप ये रेकी कर लोगे ना, ये वर्किंग कर लोगे, तब आप इस चीज़ से बिल्कुल फ्री हो जाओगे कि नहीं भाई मेरे को डिलीवरी मिलेगी बिकॉज मेरा डेवलपर अच्छा है। ओके, तो थंब रूल यही है कि अच्छा डेवलपर लीजिए, टॉप डेवलपर लीजिए, अगर नहीं है तो एक ऐसा डेवलपर लीजिए जिसके पास 10+ प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी हो और कम से कम लास्ट 3-4 साल में उसने 2-3 प्रोजेक्ट तो डिलीवर किए ही हो। पहला ये स्कैम ओके, का हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि भाई फ्लैट जो है वो 2 को बेच दिया, एक ही फ्लैट। बिल्कुल ये तो देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ होती है ना, ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशंस के पहले होती हैं। मतलब यूजुअली क्या होता है, जब आप बुकिंग करते हो तो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, आप उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। कहीं कहीं पर कुछ स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन पोजीशन पे होता है। तो इसमें आपको ये मेक श्योर करना है सबसे पहले तो अलॉटमेंट के पहले ही बहुत सारे डेवलपर्स, कुछ डेवलपर्स होते हैं जो पैसा ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं कि भाई मेरे को 30% 40% दियो। तो आप ये मेक श्योर करके रखें कि गवर्नमेंट रेरा का रूल बोलता है कि 10% से ज़्यादा अलॉटमेंट के पहले नहीं देना है। ठीक है, आप 10% का पेमेंट दीजिए, आपने अलॉटमेंट ले लिया। अब आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन, बिकॉज रजिस्ट्रेशन का पूरा डेटा ऑनलाइन हो चुका है, आप जिस भी प्रोडक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर आप ले रहे हो, आपने जो भी फ्लैट का वो दिया है, आप आराम से ऑनलाइन, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में मैं पता भी लग जाएगा यूजर्स को कि वेरियन आप चेक कर सकते हो कि वेदर ये फ्लैट सोल्ड आउट है कि नहीं है। ओह, ओके, ओके, तो आपने वहाँ पर ओके, किया, तो आपने चेक किया, आपको पता लगा कि नहीं भाई ये सोल्ड आउट नहीं है, देन इट्स। बट अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी के पास तो आप फिर वहीं पर हो ये जाएंगे। बहुत तो लोग चेक नहीं करते हैं, कोई बिल्कुल, नहीं चेक करता, आप मेजोरिटी पब्लिक ये नहीं चेक करती है। हाँ, अगर आप अच्छे डेवलपर के पास ले रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये सारे सिनेरियोज ना एकदम जब लोकलाइज डेवलपर में आप चले जाते हो, वो ये कैटेगरी के काम करते हैं जो मतलब ए ग्रेड है या टॉप डेवलपर से, तो कुछ नहीं होता ये सब। बट आपको ये चेक करना है कि आप तो पहले अमाउंट कम दें, ठीक है, उसके बाद आप चेक करें ऑनलाइन डेटा में, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करें। तीसरा जो आपका स्कैम है, वेर इन फ्लैट मेरे को बड़ा मिला, बोला तो बड़ा था अब छोटा हो गया, ये जो कारण है ये सुपर बिल्डअप और कारपेट का खेला है। ओके, यस, देखिए क्या होता है कि आज अगर आप देखेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र को छोड़ के अगर आप बैंगलोर भी जाएंगे या एनसीआर में जाएंगे, वहाँ पर सुपर बिल्डअप चलता है। सुपर बिल्डअप मतलब आपको बोलेंगे 2 BHK 2100 स्क्वायर फीट, बट एक्चुअल में जो कारपेट होगा ना वो होगा आपका, मान के चलिए कोई 1100 का देगा, कोई 1200 का देगा, या फिर अगर, तो ये जो डिफरेंस है ये सुपर बिल्डअप एरिया कैलकुलेट होता है। इसमें क्या होता है कि डेवलपर बोलते हैं कि भाई लॉबी का एरिया, लिफ्ट का एरिया, बाकी एमिनिटीज़ का एरिया, इसकी कैलकुलेशन होती है। तो सबसे सिंपल अच्छी बात है कि आप सारे एरिया को भूल जाइए, आप सिर्फ कारपेट एरिया देखिए। आपको डेवलपर या कोई भी बोल रहा है कि एजेंट या ब्रोकर कुछ भी बोल रहा है कि सर ये तो 1800 स्क्वायर फीट का एरिया है, आप बोलो भाई इसमें कारपेट कितना है मेरा, ठीक है, क्योंकि कारपेट एरिया ही आपका एग्रीमेंट में मेंशन रहेगा, कारपेट एरिया के बेसिस में ही आप वो डिसीजन लोगे। तो सबसे पहली चीज़ तो कारपेट एरिया ही सब कुछ है। अगर आपको रेट भी कैलकुलेट करना है ना कि मेरे को महंगा मिल रहा है कि मेरे को सस्ता मिल रहा है, देखिए क्या होता है, 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट कोई डेवलपर 1800 रुपये बिल्डअप पे भी दे सकता है, 2000 बिल्डअप पे भी वो 1000 का ही कारपेट दे सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको कारपेट एरिया देखना है, उसके ठीक है, हिसाब से आप अपना रेट कैलकुलेट करिए और कारपेट एरिया के बेसिस में ही आप डिसीजन लीजिए कि आपको कितना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सैम्पल फ्लैट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें। देखिए सैम्पल फ्लैट क्या होता है, सारे डेवलपर्स सही बनाते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मेजोरिटी अब आप नए लॉन्चेस में जाते हैं, सैम्पल फ्लैट जो है वो सेल्स ऑफिस में बनता है, वो बिल्डिंग में नहीं बनता है। आप समझ रहे हैं, वो सेल्स ऑफिस है, वहीं पर साइड में उन्होंने सैंपल बनाया। तो सारे एकदम सेम होना पॉसिबल नहीं है। कितनी बार हाइट्स का डिफरेंस है, जब हाइट ज़्यादा रहती है तो आपको वैसे ही फ्लैट बड़ा दिखता है। प्लस सैंपल फ्लैट में जो फर्नीचर लगे रहते हैं वो कस्टमाइज्ड उस फ्लैट के अकॉर्डिंगली होते हैं। मिरर्स लगे रहते हैं, आपको दिखता है अरे यहाँ पर तो डाइनिंग टेबल भी आ गई, यहाँ पर तो कबर्ड भी आ गया, बट फिर जब आपको डिलीवरी मिलती है आपका कबर्ड है 2.5 फीट का, वहाँ पर लगा है 2 फीट का, तो आप बोलते हैं अरे तो छोटा हो गया। तो आप सैंपल फ्लैट पे उतना मत करिए, सिंपल है, आप डायमेंशंस देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बुक करने जाते हो तो आपको यूनिट प्लान मिलता है जिसमें 10x12 का लिविंग रूम, 10x12 का बेडरूम या 10x8 का किचन। आप वो डायमेंशन देखें, अपने खुद के जो एग्जिस्टिंग घर है उस पर जाएं और उस पर डायमेंशन नाप लीजिए। अच्छा मेरा अभी का लिविंग रूम 10x20 का है, मैं खरीदने कितने में जा रहा हूँ,
10/18 का, अच्छा मतलब एक टाइल्स मेरी कम हो गई, देन यू विल गेट द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को इतना बड़ा फ्लैट मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आप सैंपल फ्लैट पर ट्रस्ट करें, बट पूरा ट्रस्ट मत करें, क्योंकि वो शो शाइन इतना ज़्यादा रहेगा, और हाइट का फ़र्क, कभी कभी थोड़ा बहुत स्क्वायर फीट का भी रेयर टू रेयर फ़र्क हो सकता है, बट डायमेंशंस में कभी चेंज नहीं हो सकता। जो डायमेंशंस दिए हुए हैं वही गॉट इट। डायमेंशंस है, तो आप वही डायमेंशंस अपने घर पे जाइए, वाओ। अपने घर पे जाके नापिए, आपको एक्चुअल समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरा बेडरूम अभी इतना है, मेरे को मिलेगा 2 फीट ज़्यादा या 1 फीट ज़्यादा, सो दैट यू विल गेट द आइडिया। तो इस तरीके से जो है आप ये जो मेजर 3 चीज़ें हैं, ये मतलब इतनी डिटेलिंग में आपने समझाया, ये वाला एंगल तो मैंने भी नहीं सोचा था गाइज। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, लाइक करते रहिएगा। इसी से मेरे को एक चीज़ आई है, ये मेरे को लगता है बहुत कॉमन लोगों की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने भी अपने रिलेटिव्स में देखा ये वाली इशू हुई है। क्या होता है कि जब हम घर लेने जा रहे हैं, सो घर लेते वक्त क्या होता है कि आप पहले एक टोकन अमाउंट देते हैं, और टोकन अमाउंट में बहुत बार जो बिल्डर रहता है वो बोल देता है दिस इज़ नॉन रिफंडेबल, इस तरह की वो क्लॉजेस बता देते हैं, ये वाली चीज़ है। एंड लेट्स से किसी कारण जब फोरफिट करने की बारी आती है तो वो लोग बोलते हैं भैया अब तो ये पैसा गया आपका। ये एक ना बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या सच्चाई है इसके पीछे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन सो कीजिए। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको पहले रेरा के बारे में बताया था, तो ये बहुत बार ऐसा होता है। तो हम एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक जगह बुकिंग की, आपने टोकन अमाउंट दिया, और फॉर एनी रीज़न, फॉर योर पर्सनल रीज़न, फॉर एनी रीज़न आपको लगता है कि भाई मैं अब गो अहेड नहीं कर सकता, तो रेरा ने इसके रूल सेट करके रखे हैं कि किस टाइम पे आपका कितना पैसा आपको डिडक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल, जब तक मैंने आपको पहले बताया अलॉटमेंट लेटर इशू होता है, जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है, एज पर अगर आपका अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई 10% पे अलॉटमेंट लेटर इशू करना है। रेरा जो बोलती है, अगर 10%, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 10 लाख देता, आपको अलॉटमेंट लेटर तो देना ही है। अगर जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है, तब तक अगर आप कोई भी कारण से आप कैंसिल करते हो, आपका 100% रिफंडेबल अमाउंट है। 100%। 100%। लेकिन बिल्डर ने बोला हुआ है कि भाई नो। नहीं, वो है ही नहीं। अगर आप रेरा में जाएंगे, ये भी मैंने बताया, ये डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है। बहुत सारे अच्छे डेवलपर ऐसा नहीं करते हैं, कुछ ऐसा करते भी है। हमने, हमारे बहुत सारे यूजर्स ऐसे लोकल हैं, वाले थोड़े हाँ, करते हैं, बहुत हाँ। सारे हमारे यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने बुक किया हुआ है, हमने उनका, हमारी लीगल टीम ने उनको असिस्ट भी किया है रेरा में अप्लाई करके कि भाई, और उनको रिफंड भी आया वाओ। है। ओके। तो ये रूल है कि अगर आपका अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है, तब आप आराम से 100% रिफंडेबल ले सकते हैं, भले ही 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो। अब अलॉटमेंट लेटर इशू हो गया फॉर एग्जाम्पल, उसके भी 15 दिन तक आप अगर कैंसिल करते हो तो भी आपका कोई रिफंडेबल, 100% रिफंडेबल रहेगा। उसके बाद ओके। आफ्टर 15 डेज ऑफ इशूइंग द अलॉटमेंट, अगर आप किसी भी रीजन से कैंसिल करते हो, तो ओनली 2% ऑफ द फ्लैट कॉस्ट इज डिडक्टेबल। ओनली 2%, 2% ओनली ऑफ द फ्लैट 2%। कॉस्ट, यस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, ठीक है। आपने बिल्डर को 15 लाख रुपए दिए फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, तो 15 लाख रुपए दिए, बट बिल्डर आपका सिर्फ और सिर्फ 2 लाख, मतलब 13 1 करोड़ लाख की तो उसको प्रॉपर्टी, रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, 13% इज रिफंडेबल। और कोई मना कर ही नहीं सकता, कुछ नॉन रिफंडेबल टोकन नहीं, कुछ नहीं होता, आपको वो 2% डिडक्ट करके डेवलपर को रिफंड करना ही पड़ेगा। ये रूल है, रेरा ने रूल बनाया ये हुआ है। रेरा ने रूल बनाया हुआ है। और उसमें भी अगर फॉर सिनेरियो, कभी फ्यूचर में सिनेरियो ऐसा होता है कि आपको ये समझ में आता है कि भाई आप तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्री थे, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे महाराष्ट्र में, जी। और किसी कारण फ्रॉम डेवलपर साइड ऐसा हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, तो आप वो 2% भी बचा के आप पूरा रिफंड ले सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज द डेवलपर साइड प्रॉब्लम, जिसके कारण डिले हो रहा है, तो आप रिफंड ले सकते हो। बट अगर आपने कैंसिल किया अपनी मर्जी से 15 दिन बाद ऑफ इशूइंग द अलॉटमेंट, तो 2% से ज़्यादा आपका डिडक्शन नहीं हो सकता। ये मैंडेटरी है, Got ये किसी का भी अगर हुआ भी है, हमने बहुत सारे यूजर्स का ऐसा रिफंड करवाया भी है, और ये नॉमिनल है, ये हो जाता है। आप हाउसी में सिर्फ फ्लैट्स के साथ ही डील करते हैं या कैसा रहता है? नहीं नहीं, हम हाउसी में आज के टाइम पे हम लोग प्राइमरी मार्केट जितनी भी टॉप ए ग्रेड डेवलपर्स हैं, वो सारे हमारे, लाइक कुछ नाम बताइए डेवलपर्स जैसे के। लोधा है, ब्रिगेड है, प्रेस्टीज ग्रुप है, अच्छा, देन ऑल पूर्वांकरा है, देन कल्पतरू है, देर आर लॉट्स ऑफ अदर द या डेवलपर्स। ठीक है। हाँ, सो जितने भी प्रोमिनेंट है सारे हमारे पास लिस्टेड हैं, प्लस साथ में हम प्लॉट्स में भी हैं। तो जितनी भी प्लॉट्स में सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ कोई भी लोकल प्लॉटिंग नहीं रहती है, सारी ए ग्रेड डेवलपर्स की स्टैंडर्ड प्लॉटेड टाउनशिप ही रहती है। ये बिकॉज आपने प्लॉटिंग की बोली तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया है। ये एक इंसान आज के समय पे जब इन्वेस्ट करने जाता है तो उसके दिमाग में ये सवाल उठता है कि यार मैं फ्लैट में पैसे डालूं, कमर्शियल में डालूं या प्लॉट में डालूं, तो आपका क्या कहना है इसमें? तो देखिए, सबसे स्टैंडर्ड जो है, जैसे स्टॉक मार्केट में एक होता है ना SIP, वैसे ही रियल इस्टेट में अपार्टमेंट है। इट्स अ सेफ प्ले, बहुत अच्छा है। आप अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें, अगर आप रेगुलर हैं, आपको, आपके पास कम डाउन पेमेंट है, आपको पता है भाई 5-10% डाउन पेमेंट दूँ, बाकी का घर ले लूँ, तो एक नॉर्मल आदमी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करे, आराम से आपका अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा आपको। और कल को ये भी है कि आप शिफ्ट भी करना चाहो तो शिफ्ट भी कर सकते हो। ओके। अपार्टमेंट्स का ये है कि होल्डिंग पीरियड ज़्यादा नहीं है, आप 3-4 साल में आराम से आप
4 साल में आप आराम से रिटर्न लेके निकल प्रॉफिट सकते बना हैं, के निकल सकते निकल हैं। सकते हैं। ठीक है। जब प्लॉट्स की बारी आती है तो प्लॉट्स में आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लॉट्स में जो होल्डिंग टाइम है ना वो थोड़ा लॉन्ग देना पड़ेगा, कितना लॉन्ग? क्योंकि देखिए प्लॉटिंग जो है वो कभी भी आपको विद इन द सिटी नहीं मिलती, एकदम आउटस्कर्ट ऑफ सिटी रहती है, राइट। जितनी भी आप प्लॉटेड टाउनशिप देखेंगे थोड़ा आउटसाइड ऑफ सिटी रहती है। करेक्ट। तो उस प्लॉटिंग का रिजल्ट आपको तभी आएगा जब वो रीजन डेवलप होगा, जो आउटस्कर्ट का रीजन है, राइट। और वो रीजन को डेवलप होने में थोड़ा समय जाएगा। तो अपार्टमेंट जैसे मैंने बोला 4 साल, तो अगर आप ये सोचेंगे प्लॉट में मैं अभी डाला और 3-4 साल में 3 साल में मैं निकल जाऊँ, तो आपको हो सकता है उतना अच्छा रिटर्न ना मिले। बट हाँ, अगर आप 5-6 साल रुकते हो, ये 5-6 साल का हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है 5 साल भी हो जाए, बट एक थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन आपको देना पड़ेगा, तब आपको रिटर्न जो है वो अपार्टमेंट से डबल भी आएगा। बिकॉज प्लॉट एक ऐसी चीज़ है कि आप 6-7 साल अगर आप इन्हें अच्छी जगह प्लॉटिंग ले ली, तो इट माइट हैपन कि आपने 60 लाख की प्रॉपर्टी ली है, 60 लाख का प्लॉट लिया है, वो हो सकता है आपको 1 करोड़ का प्लॉट बच जाए। ओह। बट उसमें आपका टाइम फ्रेम जो है वो लॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि SIP सेफ है, राइट, वैसे ही अपार्टमेंट सेफ है। वहाँ पर आप कोई नॉर्मल डेवलपर का भी लेंगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको डिलीवरी मतलब देयर रिस्क इज लो। प्लॉट्स में आपको ये मेक श्योर करना है कि प्लॉट जिसका भी ले रहे हो वो मैंडेटरी A ग्रेड ही होना चाहिए। आप वहाँ पर लोकल के साथ रिस्क ही नहीं ले सकते। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि एंक्रोचमेंट। अगर एक प्लॉटेड टाउनशिप अच्छी नहीं है और अच्छा डेवलपर नहीं है ये तो बहुत कल को होता है। कोई भी बिल्कुल। आके आपके प्लॉट में बैठ जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरी चीज, आजकल फ्रैक्शनल 7/12 बहुत चल रही है। वेरिएंट क्या होता है कि लोकल डेवलपर्स क्या करते हैं, या एकदम जो लोकलाइज्ड हैं, मैंने वो क्या कहते हैं, आपको 10,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट देते हैं। अब उसमें आपको बोलते हैं कि भाई उसने 10,000 स्क्वायर फीट को 1,000 स्क्वायर फीट में बांट दिया फॉर एग्जाम्पल, या 2-2 हज़ार में 5 प्लॉट काट दिए। अब उसमें उसने बोला तो 7/12, बट हुआ क्या पता है, वो 10,000 स्क्वायर फीट का 7/12 वो 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट के 5 बंदों के नाम पे हुआ। बट उसमें उस 10,000 में आपका कौन सा 2,000 है वो नहीं पता आपको। आप समझे मेरी बात? हाँ, मैं इसलिए सोच रहा हूँ, मैंने भी एक प्लॉट लिया हुआ है कुछ इस तरह से। तो हाँ। उसलिए मतलब वो मार्किंग नहीं है, वो 7/12 दो, बट अगर आप कल को बेचने जाओगे तो आप उस 10,000 स्क्वायर फीट में 2,000 के भागीदारी हो। कौन से 2,000 की भागीदारी हो ये नहीं पता है। ओह हाँ, समझ रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? करेक्ट। तो रेरा हाँ। रजिस्टर्ड होना चाहिए, अच्छा डेवलपर होना चाहिए, बिकॉज वही आपको 7/12 करके देगा। आपका इंक्रोचमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, फेंसिंग उनसिंग भी करके देते हैं, प्लस वो टाउनशिप बनाते हैं तो मेंटेन रहता है। अदरवाइज देखा आपने प्लॉट ले लिया 2 साल बाद तो वहाँ पर घास उगी हुई है, सो खेती बेसिकली चल एक रही है। अच्छा बिल्डर रहता है वो, अगर टाउनशिप बना रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो इट इज लाइक अ सेफ। It's a very safe plot, is a very safe given developer is good and you have a little bit more patience कि आप होल्डिंग पीरियड थोड़ा अच्छा अब रखें। देखिए कैसा रहता है कि आपने जैसे बताया आपके साथ जो बिल्डर जुड़े हुए हैं, जैसे लोधा हो गया, हिरानंदानी, सारे बड़े बड़े नाम हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी सिटीज में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, शायद अभी उतने बड़े बिल्डर आए नहीं है, करेक्ट इवेंचुअली दे करेक्ट विल कम। करेक्ट करेक्ट। अब अगर किसी टायर 2 टायर 3 सिटी वाले को डिसाइड करना है कि विथ विच बिल्डर शुड आई गो, बिकॉज सेफ्टी सबको चाहिए, बिकॉज हार्ड अर्न मनी है, 60-70 लाख भी कोई डाल रहा है तो आमदनी की डाल रहा है, तो मैं क्या चीज़ ध्यान रखूँ उस समय पे, एग्जैक्टली क्या रखूँ? देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे अपार्टमेंट्स में है वैसे ही प्लॉटेड में भी है कि जो डेवलपर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा एटलीस्ट जरूरी है। 10 हाँ मतलब प्रोजेक्ट्स। अगर प्लॉटिंग में आप ले रहे हो तो उसने कम से कम 10-12 टाउनशिप, प्लॉटेड टाउनशिप तो डिलीवरी होनी चाहिए। उस आप जाके विजिट करके आओ कि देखो भाई जो उसने प्लॉटेड टाउनशिप बनाया उसकी हालत क्या है अभी। अच्छा, इसमें रेड फ्लैग क्या होगा? जैसे क्या होता है कि कुछ लोग बड़े भोले रहते हैं, वो किसी एक नए बिल्डर के पास चले गए। अब बिल्डर लोग तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसाएंगे। मैं कब समझ जाऊं कि भाई मुझे संभलना चाहिए? ऐसा कुछ हिंट मिल सकता है मुझे? देखिए अगर आप स्पेसिफिक टू प्लॉट्स की बात करें प्लॉट्स के लिए बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अपार्टमेंट्स में उतना लीगल में आप आदमी को नहीं घुसना पड़ता है, वो सब थोड़ा ट्रांसपेरेंट और सिंपल रहता है। प्लॉट्स में मेरे को लगता है कि अगर आप नॉलेजेबल नहीं हैं और अगर आप थोड़े लोकल प्लेयर के साथ ले रहे हैं तो आई थिंक यू शुड हायर एन एडवोकेट। बहुत सारे एडवोकेट ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि उस पूरे प्रॉपर्टी का लीगल टेक्निकल करके आपको बता देंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। बिकॉज आप इंडिविजुअली देख नहीं सकते, करेक्ट। क्योंकि उसमें लैंड रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं, सारी चीज़ देखने पड़ते हैं। अगर आप रिस्क ले रहे हैं कि आपको प्लॉट में इन्वेस्ट करना है तो आप भले ही उसको 5,000 रुपये फीस दे दो, 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा हाँ, कुछ फर्क मतलब नहीं इतना पड़ता है। लाखों खर्च कर रहे हो हाँ, तो भाई। तो आप उसको फीस दो, आप उनको बोलो कि भाई जाके इसके ट्रैक पहले आप चेक करो, इस प्लॉट के पेपर्स क्या हैं, किस तरीके का मेरे को मिल रहा है। कोई भी एक छोटा सा भी अगर उसमें किसी ने स्टे या कुछ भी डाल के रखा ना तो वो चीज़ें अटक जाती है। उधर से आप तो समझ इसके लिए जाइए। मैंने बताया आपको कि प्लॉटिंग गारंटी मैंडेटरी है कि आप अच्छे डेवलपर से लो, रिटर्न अच्छा आएगा, लॉन्ग टर्म होल्डिंग रहे। तीसरी बात जो कमर्शियल की मैंने बताई आपको, कमर्शियल 2 टाइप के होते हैं। देखिए, एक होता है रिटेल,
ठीक है। और एक होता है बुटीक ऑफिसेस। आज से थोड़े टाइम पहले अगर मैं आपको बताऊं, 10 साल पहले या 5-6 साल पहले ना, पहले सिर्फ ए ग्रेड ऑफिस, जो ग्लास फसाड की बड़ी बड़ी, वो सब बड़े बड़े आते थे, 5,000 स्क्वायर फीट, 10,000 फीट, पूरा फ्लोर बेचते थे, लीज पे देते थे। बट अभी लास्ट 4-5 साल से क्या ट्रेंड आया, बुटीक ऑफिसेस, वेर इन 300 स्क्वायर फीट से लेकर 2,000 स्क्वायर फीट तक के स्मॉल ऑफिसेस विद बिल्डिंग ए ग्रेड, पूरा आपका लॉबी, एंट्रेंस लॉबी, कैफेटेरिया, सब कुछ मिलेगा। तो आप उस कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू विल गेट बेयर मिनिमम, मतलब जो होता है 55 पैसा। जैसे रेंटल में 2.5% रिटर्न आता है, रेसिडेंशियल में यहाँ पर 5.56% तक का रिटर्न भी आपको मिलेगा रेंटल में। और वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गया है। जैसे क्या होता है ना, जैसे सीए हो गए, एडवोकेट्स हो गए, या स्मॉल एसएमईज हो गए, वो लोग लेते हैं। बट उस पर आपको इन्वेस्ट करना ना, ये थोड़े से सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर लोन उतना नहीं मिलता। एवरेज लोन ही 70%। जैसे अपार्टमेंट में आप 90% तक लोन ले सकते हो, यहाँ पर आपको डाउन पेमेंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। आपको 1 करोड़ में 30 लाख तो आपको डालने ही पड़ेंगे। प्लस बिजनेसमैन इसलिए सोचते हैं कि चलो भाई, कल को कुछ नहीं हुआ तो मैं अपना ही ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। और चौथा है। आपका रिटेल। रिटेल अगर मैं आपको बताऊं अभिषेक जी, रिटेल एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर पैसा, जो आपने वो देखा था, मीम्स देखा था कि पैसा डबल, तो रिटेल एक ऐसी चीज़ है, पैसा डबल वाली चीज़ है। मतलब ओके। इसलिए आप देखोगे आप, बट सबसे बड़ा डिफिकल्ट ये है कि रिटेल आपको खरीदने ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बेचता ही नहीं है डेवलपर। अच्छा। डेवलपर यूजुअली डोंट सेल रिटेल इन अंडर कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। क्योंकि उनको पता है कि मेरा रिटेल चुटकी में बिकेगा। आप देखते हो कोई भी मॉल, इनऑर्बिट मॉल, फिनिक्स मॉल, एक भी शॉप बिकी हुई नहीं है। ऑल शॉप्स आर ऑन लीज। करेक्ट, हाँ, ये मैंने देखा क्योंकि हुआ। आज अगर वो बोले ना कि ये मॉल मेरे को बेचना है, 2 घंटे के अंदर पूरी दुकानें बिक जाएंगी। वाई, मतलब उसकी इतनी वैल्यू है? बिकॉज रिटेल शॉप्स की और रिटेल्स की ना बहुत अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने यही नोटिस किया, सब लीज पे ही देते हैं। बिकॉज क्या है ना, आपको इतने अच्छे टेनेंट्स कहाँ से मिलेंगे मॉल्स में? मॉल्स में कितने अच्छे टेनेंट रहते हैं, बिग ब्रांड्स रहते हैं, वहाँ पर रेंटल का कोई दिक्कत नहीं है, मंथली इंक्रीज रहता है। और आपको पता है कि इतने बड़े ब्रांड में आपकी शॉप विदाउट रेंटल जाएगी ही नहीं। और प्लस रिटेल का जो एप्रिसिएशन है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब आप मान के चलिए, अगर आपको किस्मत अच्छी रही और आपने किसी अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपर से बोल के रिटेल शॉप ले ली, एकदम नॉर्मल शॉप भी आप ले लोगे ना, एक नॉर्मल है जिसको हम बोलते हैं कि भाई चलो 300 स्क्वायर फीट की शॉप ले ली, आपने अगर सही टाइम पे ले ली, अंडर कंस्ट्रक्शन में सही टाइम पे, आपका 3 साल 4 साल में वो ना आपका प्राइस इंक्रीज डबल कर देगा वो। बट आपको मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज डेवलपर को भी पता है कि यार ये तो मेरा हॉट केक है, तो इसको मैं जब पोजीशन हो जाएगा पूरा प्रीमियम प्राइसिंग में सेल करूंगा, या फिर मैं लीज पे दे दूंगा। या इसलिए तो मेरा बहुत ही कोई जिगरी क्लोज होगा, तो फिर मतलब मैं इफ उन यू आर इन पे। द इंडस्ट्री, जैसे अगर आप देखेंगे जो रियल एस्टेट फैटर्निटी के लोग हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपार्टमेंट्स में तो करते ही हैं, बट वो रिटेल्स में बहुत हाँ, करते ये हैं मैंने देखा हुआ है। कि हाँ भाई वो रिटेल में एंड यूजुअली यही डाल पता दिया। लगता है कि ये इंडस्ट्री वाले लोग ही रहते हैं जो ये सारे ओन करते हैं रिटेल वाली स्पेसेस, ये मैंने बिकॉज इस नोटिस पे, करा है। और आप देखेंगे ना जितनी भी आप बिल्डर्स की अपार्टमेंट्स देखेंगे, अगर नीचे आप देखेंगे तो बैंक की देखते हैं आपकी, बैंक को दे दिया, या कोई विजय सेल्स को किसी ने दे दिया, किसी और को दे दिया, बड़े बड़े शोरूम्स बिल्कुल को दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे डेवलपर ही ओन करते हैं। अपार्टमेंट सब बिक गए, बट नीचे के डेवलपर्स ही ओन करते हैं और वो लीज पे देते हैं, बिकॉज भाव तो बढ़ रहा है दुकान का, वो आज बेचना चाहे आज बिक जाएगा। तो एक बात बताइए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आया, जैसे मान लीजिए कुछ 12-15 साल पुराने कुछ मॉल्स हो, जैसे मुंबई में मैंने देखा हुआ है, जो स्टार्टिंग में किसी ने ले लिया है, 15 साल तक वो मॉल चला, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम के चक्कर में वो नहीं चल रहा है, उन लोगों के तो पैसे वैसे सब निकल गए होंगे जिन्होंने वो शॉप वॉप ली आपको होगी। रेंटल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और मैंने मॉल्स पता करा में। हुआ है, रेंटल तो बहुत ही आप ज़्यादा है। नहीं विश्वास मानोगे, अभी बॉम्बे में ही ओबरा मॉल भी खुल रहे हैं, जी दूसरे एक जी और जी जी ओबरा जी। मॉल नया खुल रहा है। एवरीथिंग लीज खत्म हो गई, पूरी पूरी सारी शॉप्स, ऊपर फूड कोर्ट से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक कोना लीज पे चला गया है। ये सेम चीज़ हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पुणे में मैंने एक बार पता भी किया था, एक जन के उनने रेंटल वो था, मैंने बोला आप बेच दो, आप जो प्राइस बोलो बेच दो, बेचने को तैयार ही नहीं है, बोले नहीं बेचेंगे। बेचने नहीं है ना, उसको पता है कि ये तो मैं आज बेचना चाहूँ बिक जाओ, और मेरे को अच्छा खासा रिटर्न भी आ रहा है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बट बिल्कुल। मैंने जैसे आपको बताया कि रिटेल नॉर्मल आदमी ले नहीं सकते, बिकॉज उसमें कैश कंपोनेंट हाँ स्टिल चल रहा हाँ, है वो चल अभी वो थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, मतलब हाँ, तब प्रोमिनेंट चल डेवलपर्स नहीं करते ऐसा, बट चल स्टिल रहा है, थोड़ा बहुत है इसमें। बट हाँ वो रेडी नहीं होते हैं, मतलब सबको पता है कैश का हुआ है, तो क्यों किसी को बेचेंगे। अंकित जी, बहुत ही तगड़ा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बट मेरे 2 सवाल हैं, और दोस्तों आपको अगर पसंद आया पार्ट 2 कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं इनको वापस लाऊं और भी रियल एस्टेट रिलेटेड सवाल के लिए, और लाइक ज़रूर कीजिए। तो पहला सवाल है सीधे मुद्दे पे, राइट एज क्या होगी किसी को अगर अपना घर खरीदे? अब ऑब्वियसली ये वेरिएबल है बहुत सारी चीज़ों पे, बट मैं इन जनरल
इसको दो भाग में कर लेते हैं। आपके हाउसी में आप यूजुअली एज रेंज क्या देखते हो कि इस रेंज के बीच में लोग खरीद रहे हैं घर, और आपके हिसाब से क्या राइट एज होनी चाहिए? देखिए अभी अगर देखेंगे लास्ट 5 to 6 years में ये काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है कि पहले जो एवरेज एज 37, 38 ये सब होती थी, आजकल ये एवरेज एज घट के 32, 35 हो गई। मतलब मेजोरिटी ऑफ द यूज़र ओह, जो घर खरीद रहे हैं दे आर 30, 32, 33, 34। इवन आप यू वोंट बिलीव कि वी हैव लॉट्स ऑफ होम बायर्स जिनकी नई नई शादी हुई है, दे आर 27, 28, 29 एंड दे हैव स्टिल बॉट द प्रॉपर्टी। ये फोमो के चक्कर में कर रहे हैं या स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं? नहीं नहीं, ये स्मार्ट डिसीजन नहीं है। बिकॉज सी देखिए मैंने कैसे बताया कि आज हस्बैंड है, वाइफ है, दे आर डूइंग वेल टू डू जॉब, उनकी जॉब अच्छी चल रही है एंड दे वांट कि हाँ भाई मेरे को अच्छी खासी जॉब करनी है और अपनी लाइफ ग्रो करनी है। ठीक है, तो उनको लगता है कि यार अच्छा है ना अपना खुद का घर लें। सही बिकॉज बात है। ऑब्वियस सा बात है, आज हम जितना वेट करेंगे घर लेने में, प्राइस तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और वो क्या डिसीजन लेते हैं, दे इंस्टेड ऑफ बाइंग रीसेल प्रॉपर्टी दे गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन में आपकी लाइबिलिटी तो ड्यू अमाउंट पे रहती है। आपने Correct. 1 करोड़ का घर लिया बट अभी 20 लाख गया तो आपकी प्री EMI जो है, जो इंटरेस्ट है, वो तो 10-12 हज़ार से स्टार्ट हुआ ना। तो 3 साल में आपने घर तो अभी के भाव में ले लिया, ठीक है, आपका EMI अभी कम जा रहा है, बट और आपको 3 साल में आपको डिलीवरी जब मिल जाएगी तो आपका भाव भी इंक्रीज हो गया, तब आपकी मेन EMI भी चालू हुई और तब तक आपकी इनकम भी इंक्रीज हो गई। वहीं पर एक दूसरा होम बायर है जो सोचेगा भाई अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, सीधे 3 साल बाद खरीदूंगा। जब 3 साल बाद खरीदने जाएगा तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ 50 लाख की हो जाएगी या 40 लाख की हो जाएगी। तो उससे बढ़िया ना अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी ले लूँ, मेरी EMI तो अभी से चालू नहीं होने वाली उतनी, थोड़ी थोड़ी होगी। तो एज ग्रुप बहुत कम हो गई है। और घर खरीदने का सिंपल एज है व्हेन यू आर सेटल्ड इन योर लाइफ, व्हेन यू थिंक कि नाउ आई एम सेटल्ड, नाउ अब मेरे को फैमिली भी है या मेरी शादी भी हो गई है, मेरे बच्चे हो रहे हैं, तो मेरे को अब घर खरीदना चाहिए, देन इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। हाँ, और आज के टाइम पे लोग स्मार्ट है, जल्दी अगर उनको वो सेटलमेंट लाइफ की मिल जा रही है तो इट्स बेटर कि आप हाँ घर मतलब लेट डिले क्यों कर रहे हो। क्योंकि जितना डिले आप करेंगे उतना तो प्राइस जो दोस्तों आपका ये इंक्रीज एक होता चीज़ रहेगा। इस पूरे कॉन्वर्सेशन एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मनगढ़ंत जो कहानियां चलती है सोशल मीडिया पे, हर कोई ज्ञानी बन के कि नहीं भाई रेंटेड घर पे ही रहो, जिंदगी भर रहो, ये सब ठीक है, इंडिविजुअल सबका मतलब अपना इसमें अपना देखिए, है। इसमें भी जो कहानी है ना वो क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं यूजली कि भाई ये घर है हम्म 2 करोड़ का, हम्म इसका रेंट है 1.5 लाख, हाँ हाँ यही EMI है 1.5 लाख हाँ रुपया, रेंट है हाँ 70,000 रुपया। आप समझिए पहली बात तो अगर वो रेडी घर है और अगर वो बंदा उसमें रह रहा है तो वो ROI के लिए नहीं रह रहा है, वो अपनी खुशी के लिए खुश रह रहा है, अपनी खुद के लिए, हाँ, सेटिस्फेक्शन के लिए अपना रह रहा है छत कि एक भाई है। मेरी फैमिली है, मेरी उसमें सोशल सर्कल है, मैंने अपने घर का इंटीरियर करा के रखा हुआ, मेरे को रिलैक्स है। हाँ, अगर वही चीज अगर आप ROI का पर्सपेक्टिव देखें तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लो ना। आप जब 2 करोड़ का घर लोगे अंडर कंस्ट्रक्शन में, आपकी प्री EMI तो 20-25 हज़ार से स्टार्ट होगी, करेक्ट वो तो धीरे धीरे करेक्ट बढ़ती जाएगी। करेक्ट तो करेक्ट। आप रीसेल को ROI से मत देखिए, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एनालाइज करिए, अंडरस्टैंड करिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए कि कहाँ पर और ये करना चाहिए। बिल्कुल सही है, 2020 में मेरे एक दोस्त के साथ यही हुआ था। सो हमारा हमेशा डिबेट चलता था, मैंने बोला मैं तो घर ओन किया हुआ है, तो फिर उससे मेरी बात हुई थी, तो वो रेंटल पे रहते थे और कोविड का जब पहला वेव चला था तो लैंडलॉर्ड्स काफ़ी टेंस्ड रहते थे। तो उसके फैमिली में किसी को हो गया तो लैंडलॉर्ड ने सीधे कहा कि भाई पुराना जितना है तो निकलो अब। उस माहौल में आप उस याद माहौल कीजिए में आप फर्स्ट बताइए क्या लॉकडाउन में, करेगा वो आदमी। एंड ही इज लाइक यार अभिषेक बहुत बड़ी गलती हो गई यार, ले ले। उसकी सैलरी सब सही थी बट वो यही सोच के सुन सुना के कि भाई ठीक है ना मैं 60,000 रेंट दे रहा हूँ पर बढ़िया अपने हिसाब से मैं रह रहा हूँ, एंड देन ही रियलाइज्ड एंड नाउ ही हैज ओन्ड वैसे द पैसा प्रॉपर्टी। कमा के अगर आप अपने मेन टाइम जो है 30 to 40 या 40 to 50 जो भी आपका टाइम है, अगर आप उसी में हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बेसिक से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप सोचो भाड़े पे रहूँ, हर 2 साल में चेंज करूँ, इंटीरियर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, सोशल सर्कल में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, हर चीज़ में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आप उस पैसे का करोगे क्या? सही मतलब बात फिर है। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आप उसको फिर अगर ऐसे देखे तो वही जैसे मैंने बताया कि घूमने भी मत जाओ, कहीं पर भी मत जाओ, हर चीज़ बस अगर वो कर दो, और जबकि यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लीजिए ना, आप कल को आपने प्रॉपर्टी ली, आपको अगर पैसे की ज़रूरत है, आप बेचिए, आपको रिटर्न भी देके जा रहा है, थोड़ा ना आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो हो ही नहीं सकता। 99.99% पीपल इन रियल एस्टेट 1 रुपये कमाए या 1 करोड़ प्रॉफिट कमाए, कमा के जाता है, नुकसान कोई नहीं करके जाता है। अच्छा, हाउसी में आपका अभी तक सबसे जनरल एक अपर रेंज में प्रॉपर्टी कितने कितने में बिकी होगी? जी देखिए, आज अगर हमारे पास हाउसिंग में अगर मैं जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 20 लाख रुपए के घर खरीदने से लेकर ओह, ओके। हमने जो सेल किया है वो अराउंड 37 to 38 करोड़ के ट्रांजेक्शन भी हमने तो बस किए। एक नॉर्मल सवाल है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोगों को होगा, ये
20 करोड़ के ऊपर वाले जो घर होते हैं उसमें ऐसा क्या रहता है जो इतने महंगे हो जाते हैं? सी देखिए 70% तो उसमें लोकेशन ही होती है प्राइस जो प्राइम लोकेशन। आप बस लोकेशन का ही प्राइस है। कंस्ट्रक्शन में तो ठीक है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट मैक्सिमम जो होता है ना वो प्राइस होता है। और दूसरा जैसे आप 40 करोड़ या 50 करोड़ में जाते हो, सबसे अच्छी बात आपको ये देखना ना कंस्ट्रक्शन उसमें वो बेयर शेल होते हैं। जैसे अगर हम 30 लाख का घर लेते हैं ना या 50 लाख का घर लेते हैं, वो तो बिल्डर लोग ऑफर देके फर्निश भी दे देते हैं कि भाई एसी भी ले लो, हाँ हाँ फ्रिज हाँ भी ले हाँ लो। हाँ हाँ हाँ। जो ये अगर आप 18-20 करोड़ के ऊपर का घर ले रहे हो तो ये बेयर शेल घर होता है। बेयर शेल मतलब इसमें दीवारें भी नहीं होती, इसमें फ्लोरिंग भी नहीं होती, इसमें प्लम्बिंग भी नहीं होती, कुछ नहीं होती है, पूरा बेयर शेल रहता है। बिकॉज जो 20-25 करोड़ का घर लेता है ना, वो कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उसको अपनी तरीके से डिजाइन कराता है। रेनोवेट तो करता है मैक्सिमम जो प्राइसिंग है ना, वो प्राइसिंग और वो जो सर्कल है, जो आदमी 20-25 करोड़ का घर खरीद रहा है ना, उसको वो नेबरहुड वैसा चाहिए। तो नेटवर्किंग के लिए हाँ, उसको तो वो चाहिए। आज बॉम्बे में उभरा है कि एक बिल्डिंग है जहाँ पर आप नाम ले लो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन्स का, सबके घर वहाँ पर आपको मिलेंगे। कोई 200 करोड़, कोई 150 करोड़, कोई 170 करोड़, सबके ऐसे हैं। ट्रिप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, सब पेंट हाउस सब वहाँ पर बिक रहे हैं, वैसा है। फाइनल सवाल, हॉट सवाल, ये बताइए कि 2025 में अब मुझे कहीं पर मान लीजिए प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ भी करेक्ट प्लॉट करेक्ट हो गया, रियल करेक्ट एस्टेट हो गया, किस रीजन ऑफ इंडिया में यूजुअली मुझे निवेश करना चाहिए? तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमको वैसी रीजन में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा हो। डेवलपिंग रीजन्स में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ पर सब कुछ डेवलप हो चुका वहाँ नहीं। अब मैं आपको सिटी वाइज बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको मुंबई का बताऊँ तो मुंबई में आपको पनवेल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ का नवी मुंबई नैना सिटी के अंडर में आता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो मेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो मेन एयरपोर्ट है, उससे ज़्यादा उसमें पैसेंजर्स जाएंगे। वहाँ पर मुंबई 3.0 भी उसको बोल रहे हैं वहाँ पर। और सारे ए ग्रेड हीरानंदानी का है वहाँ पर, एल का है, गोदरेज का है, वाधवा का है, पैराडाइज ग्रुप का। दीज आर प्रोमिनेंट नेम्स जो कि वहाँ पर ले, आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें, यू विल गेट एक्सीलेंट। क्योंकि एक तो एयरपोर्ट है, प्लस अटल सेतु अगर आप जानते होंगे, हाँ हाँ, जो लॉन्गेस्ट ब्रिज ब्रिज बना है, है, वो बिल्कुल, साउथ बॉम्बे को सीधे आप 30-40 मिनट्स में आप सीधे टच बहुत ही करते हैं। प्यारा वो बना है, तो बिल्कुल। ये आप मुंबई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर बैंगलोर में आपको बताऊं तो बैंगलोर में नॉर्थ बैंगलोर एक रीजन है, एरोस्पेस पार्क, जो कि एयरपोर्ट से, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट से नज़दीक है। वहाँ पर आप लास्ट 4 साल में ऑलरेडी 70% अप्रिशिएट हो चुकी है प्रॉपर्टी। मतलब 60 लाख की प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ में बिक रही है वहाँ पर। बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज स्कोप, क्योंकि वहाँ पर क्या ना, इतने बड़े बड़े कंपनीज के, पूरी इंडस्ट्रीज और कंपनीज आ रही हैं कि एनी हाउ वहाँ पर लोगों को रहना ही है। अब जब वो रहेंगे तो मेन सिटी में तो जाएंगे नहीं, तो करेक्ट। वहाँ पर बाई डिफॉल्ट रेंटल एंड हाउसिंग डिमांड इंक्रीज होगी। सारे अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आप लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मॉल्स भी आ रहे हैं, सब कुछ। मतलब वो एक ऐसा हो गया कि आपको बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर अपनी ज़िंदगी काटेंगे। वैसे ही हैदराबाद में अगर मैं आपको बताऊँ तो हैदराबाद में कोकापेट एक रीजन है जो एक आईटी पार्क है, आईटी हब है मतलब पूरा। बट उससे और अपकमिंग डेवलपमेंट एक बडवेल करके रीजन है ओके। हैदराबाद में, जहाँ पर क्या है कि एक नया सिटी डेवलपर रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने लैंड ऑक्शन किया था, जो उनको 3,500 करोड़ में उन्होंने लैंड बेची है सिर्फ। आज तक का सबसे अच्छा, सारे डेवलपर्स लोगों ने तुरंत खरीद ली। सब प्रोमिनेंट नेम्स, प्रेस्टीज ग्रुप, ब्रिगेड ग्रुप, देन माई होम कंस्ट्रक्शंस, दीज आर प्रोमिनेंट नेम्स जो वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। वो क्या है ना, एक आउटर रिंग रोड है, एक आउटर रिंग रोड है हैदराबाद में, वो टच है, एयरपोर्ट एकदम नज़दीक है, आईटी पार्क्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाह। वैसे ही पुणे में आप देखेंगे तो खराडी, एक अपर खराडी करके रीजन है, वहाँ पर मतलब दीज आर द रीजन जहाँ पर आप इन्वेस्ट करें। अगर तो जो बोला ना कि 12% तो आप आंख बंद करके इन्वेस्ट करके सो जाइए, आप 4 साल बाद बोलिए, 4 से 5 साल के अंदर आपको 12% एनुअल रिटर्न मिल ही जाएगा, आपको गारंटीड मिल जाएगा। क्या बात है अंकित जी, ये कॉन्वर्जेशन जो बहुत आज हुआ है बहुत वैल्यू बेस्ड हुआ है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो एक रियल एस्टेट के, आई नो देर आर लॉट ऑफ पार्ट्स विच इज़ रिमेनिंग जो लोगों के डिमांड पे हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेहतरीन कॉन्वर्जेशन रहा है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बिल्कुल आए। एंड गाइज आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हाउसी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यू हैव सीन द पर्सन बिहाइंड इट एंड आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग।